सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, आज दुनिया भर में मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत के जुल्म जबर और बर्बरियत की आवाज़ गूंज रही है, मगर इस आवाज़ को दबाने वाले आलमी इदारे खामोश हैं। अगर हम बात करें तो 3 हफ्ते होने को हैं और पूरी मकबूजा वादी जेल बनी हुई है। करोड़ों बच्चे हैं, ख़वातीन हैं और बूढ़े अफराद हैं जो कि इस वक्त जेल जिसको मकबूजा कश्मीर को बनाया हुआ है अपने अपने घरों में कैद हैं। न जाने कितने लोग होंगे जिन पर इस 19 दिनों में क्या क्या क़यामत टूटी होगी। न जाने कितनी माएँ होंगी जिनके लगते जिगर अब इस दुनिया से जा चुके होंगे। कहीं किसी ने एक वक्त की रोटी के लिए मौत को गले लगाया होगा, कहीं मजलूम कश्मीरी माएँ बहनों की असमत दरी की गई होगी और कहीं किसी का अपना ही आशियाना दोज़ख बना होगा। लेकिन अब सवाल ये है कि आलमी बरादरी इस पर कर क्या रही है। सलामती कौंसिल का एक बंद कमरे में इजलास तो होता है, लेकिन उस इजलास के बाद होता कुछ नहीं है। पाकिस्तान अपनी कोशिशें कर रहा है, लेकिन अब देखना यह है कि पाकिस्तान की कोशिशें क्या रंग लाती हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी एक इंटरव्यू में कह दिया है कि मुज़ाकरात का वक्त भारत से अब ख़त्म हो चुका है, अब मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है। क्या अब जंग के हालात पैदा हो रहे हैं? क्या भारत से जंग के खतरात पैदा हो चुके हैं? क्या 2 एटमी क़ुव्वतें अब जंग के दहाने पर आ गई हैं? कि तमाम वो सवालात हैं जिनका जवाब हम आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। मेहमान से तारुफ़ करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक़ सईद अमीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका, और सीनियर एंकर पर्सन उसामा गाजी भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शाहिद साहब, ज़ाहिर है जब इतने रोज़ गुजर गए हैं, कर्फ्यू अगर उठाया भी गया तो हालात ऐसे नहीं हैं कि बच्चे स्कूलों को जा सकें। लोग बाहर आ रहे हैं लेकिन एहतजाज भी नहीं कर पा रहे। जो लोग स्कूल नहीं भेज रहे बच्चों को, उनके घरों की शीशों पर पत्थर मारे जा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान मज़ीद क्या करे? अगर वज़ीर-ए-आज़म ये कह चुके हैं कि अब कोई मुज़ाकरात का इम्कान नहीं, तो क्या फिर जंग की तैयारी करे पाकिस्तान? देखिए जी, जंग के लिहाज से तो हमेशा हमें पूरी एहतियात करनी चाहिए, हमेशा फुल अलर्ट पे रहना चाहिए। हिंदुस्तान कोई भी फ़ौजी कदम उठा सकता है, चाहे वो LOC पे और ज़्यादा वाक़यात पेश आएँ होने को, तो सर्जिकल स्ट्राइक या इस किस्म की नाम नहाद बातें भी हमने माजी में सुनी हैं। तो इस लिहाज से फ़ौजी तौर पे तो हमें अलर्ट रहना चाहिए, लेकिन जंग की बात नहीं करें। जंग जो है बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता, उसका दोनों मुल्क टोटली बर्बाद हो जाएंगे। यार कोई खेल की बात नहीं है, कोई वो वाली बात कि चलो आज हो जाए जंग। जंग का मतलब यह है कि शहर के शहर बर्बाद हो जाएंगे, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल विल डाई। तो जंग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान शुड बी रूल्ड आउट। इट कैन नॉट टेक प्लेस शॉर्ट ऑफ म्यूचुअल सुइसाइड बाय द 2 कंट्रीज। अब सवाल पैदा होता है कि फिर कश्मीर के सिलसिले में क्या होगा। तो यकीनन जो कुछ भी इस वक्त हम देख रहे हैं उससे कुछ ना कुछ तो दुनिया में इम्पैक्ट आ रहा है। अच्छा। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे इदारे हैं। अब जेनोसाइड वॉच का मैं भी पढ़ रहा था। वो एक स्विट्ज़रलैंड का या कहीं का इदारा है, उसने इस बारे में बहुत तशवीश का इजहार किया है। बहुत सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं, BBC और दीगर बड़े मशहूर जो चैनल्स हैं उस पर भी हिंदुस्तान की बड़ी मजम्मत जारी है। तो ये सिलसिला मेरे ख़्याल में इसको जितना बढ़ेगा उतना ही कश्मीर कॉज को तक़वियत पहुँचेगी, क्योंकि कश्मीरी अवाम तो बिल्कुल रुकने वाले नहीं हैं। आपने जिक्र किया कि उन पे कर्फ्यू है वगैरह, इसके बावजूद मज़ाहमत है। अभी बड़े पैमाने पे डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हुए हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ी बहुत भी कर्फ्यू की रिलैक्सेशन होगी, मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पे बहुत ही बड़ी तादाद में कश्मीरी अवाम, मर्द, औरत और बच्चे सब सड़कों पे आ जाएंगे और हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ अपने जो प्रोटेस्ट को रजिस्टर कराएंगे। इसमें ख़दशा इस बात का भी है कि बड़ी वायलेंस हो, और वो हिंदुस्तानी फ़ौज तो यकीनन बहुत बेदर्दी से उनका एटीट्यूड शुरू से रहा है और अब वो बिल्कुल तैयार बैठे हैं। तो इसलिए इस बात का बहुत ख़दशा है कि कश्मीर में आने वाले दिनों में बहुत खून खराबा हो सकता है। लेकिन कश्मीरी जज्बे आज़ादी से भरपूर हैं
हिंदुस्तान की मुखालफत का जो जज्बा है वो पहले के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। पहले कुछ ना कुछ अनासर ऐसे थे जो कि थोड़ी बहुत हिंदुस्तान के साथ उनका कोई ताल्लुक़ था, लेकिन अब वो भी सब के सब कश्मीरी हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ हो गए हैं। और ये सबसे बड़ी शिकस्त है मोदी की कि वो चाहते थे कि कश्मीर के मसले को पूरा हज़म कर जाएँ। इसके बरक्स उन्होंने कश्मीर के मसले में एक तो कश्मीरियों में टोटल इत्तेहाद पैदा कर दिया है, दूसरे कश्मीर का इशू जो है दुनिया की अटेंशन में पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि मोदी की ख्वाहिशात के बिल्कुल बरक्स हुई हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। उसामा, आप क्या समझते हैं, जब आलमी तंजीमें, आलमी मीडिया आवाज़ तो बुलंद करता है, लेकिन क्योंकि सलामती कौंसिल का बंद कमरे का इजलास है, उसमें कम अज़ कम ये बात नहीं की जाती कि जो कर्फ्यू है वो ख़त्म कर दिया जाए? क्या ये मजबूर किया जा सकता था भारत को कि वहाँ से अपनी फ़ौजें वापस बुला ले, वहाँ पर जुल्म सितम किया जा रहा है कश्मीरियों पर वो ही बंद कर दे? इस तरह की कोई अमलन चीज़ नज़र नहीं आती है, आवाज़ तो सब बुलंद कर रहे हैं। देखिए सुमैया, हकीकत यह है कि हमदर्दी नाम की, इंसानी हुकूक नाम की, इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं होती इन इदारों में। यहाँ पर मफादात होते हैं। अगर अक़वाम मुत्तहिदा बनाई गई थी तो इसलिए बनाई गई थी कि इतना ज़्यादा नुकसान हो गया, इतनी बड़ी जंगें हो गई, बड़े बड़े मुल्क तबाह हो गए। बरतानिया जो है, जो इतनी बड़ी ताकत थी, 50 के करीब, इससे ज़्यादा मुल्क उसके अंडर थे, वो सब अलहदा हो गए। तो ये मसला था कि फिर बड़ी ताकतों ने मिलकर कहा कि अच्छा कोई ऐसी हम जंग ना छेड़ बैठें। इंसानी हुकूक का अगर सिर्फ मामला होता तो आप रोहिंग्या की मिसाल देख लें, आप फ़लस्तीन का देख लें। कब से इन्हीं आलमी ताकतों ने फ़लस्तीन में ये खंजर घोंपा ना, इसराइल बनाकर। इन्हीं आलमी ताकतों ने, आप देखें कि 70 साल से खामोशी इख्तियार की हुई है कश्मीर में जो कुछ हो रहा है। यही आलमी ताकतें हैं जो कुछ नहीं कर रही, सब कुछ पता होते हुए भी आंखें बंद कर लेती हैं, दूसरी तरफ मुंह कर लेती हैं। ये जो यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ, ये भी पाकिस्तान की बेपनाह कोशिशों की वजह से हुआ। देखिए, और शायद अमीन साहब इस बात को खूब समझते हैं कि देखिए, एक कैपिटल होता है आपके पास, जिस तरह रुपए की सूरत में होता है, इसी तरह फॉरेन अफेयर्स की सूरत में भी एक कैपिटल होता है। आप उसको किस हद तक इस्तेमाल करते हैं, किस हद तक आप जाते हैं। पाकिस्तान ने अपना सब कुछ दांव पर लगाया हुआ है। यहाँ पर आप देखिए तो सही, कौन सा मुल्क है जहां जाकर हम बात नहीं कर रहे, किस तरह से, कौन सा दरवाजा है जो हम नहीं खटखटा रहे, कहां है जहां पाकिस्तान पीछे है। इसके अलावा कोई और मुझे बता दे कि किसी के कान पर जू तक रिंगी हो, किसी की कोई जमीर जागा हो। लेकिन ये नहीं है कि अगर सब आलमी ताकतें कुछ नहीं करती हमने कुछ नहीं करना। सब लोग अगर गलत कर रहे हैं भाड़ में जाएं, हमने तो अपना काम करना है। जो सही है, जो दुरुस्त है, जो इंसानियत है, जो कानून है, जो हमारा दीन कहता है, हमने उसके मुताबिक चलना है। अब जिस तरह शायद अमीन साहब ने फरमाया, बहुत सी देखिए इस वक्त इदारे लिख रहे हैं और इसी वजह से अब देखें यूएस के लॉ मेकर्स जो हैं, वहां के कानून साज, वो बोल रहे हैं कि भारत क्या हो रहा है। अब देखिए, जेनोसाइड के 10 पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं, यानी कत्ले आम के लिए जो स्टेप्स होते हैं, जो उन्होंने पूरे कंपाइल किए हैं कि कत्ले आम से पहले ये 10 स्टेप्स लिए जाते हैं, आमतौर पर देखा गया, और वो हिस्ट्री बताती है। वो 10 के 10 भारत ले चुका है, वो 10 के 10 भारत ले। अब अगला तो यही है। और उन्होंने बताया कि कम से कम 25 इज्तिमाई कब्रें जो है, जो इनके पास मौजूद है रिकॉर्ड में, 25 इज्तिमाई कब्रें कम से कम, जिस एक कब्र में 20 कम से कम अफराद हैं। आज क्या हो रहा है, 14 साल, 11 साल सुमैया, 11 साल के बच्चे को भी उठाकर ले जाते हैं। माँ बाप को पता नहीं होता कि वो कहाँ है। उसका जुर्म ये होगा कि शायद उसने पत्थर फेंका होगा, या शक होगा कि इसने पत्थर फेंका है, या ये पत्थर फेंक सकता है, इसलिए इसको उठाकर ले जाए। आप यकीन करें कि कश्मीर का तो एक एक दरख्त, एक एक पत्ते का रिकॉर्ड जो है वो अब मकबूजा कश्मीर के ये इन दरिंदों के पास है, फौज के पास है, और उनको तो एक एक गली का पता है। तो एहतजाज कहां से उन्हें देंगे? हर घर के बाहर पहरा है, हर गली के बाहर फौज खड़ी है, वो जाने ही नहीं देती, किसी को बाहर निकलने नहीं देती। तो ये लावा जो है कहीं ना कहीं फटना है। और जो आपने जंग की बात की थी, हमें इसलिए तैयार रहना है कि दरिंदा और भेड़िया, जिस तरह नरेंद्र मोदी है, उसकी अब तारीख देख लें। हमें तारीख से ये सबक मिलता है कि आपने किसी के बारे में देखना है वो आइंदा क्या करेगा, तो उसकी तारीख देख लें आप। तो नरेंद्र मोदी गुजरात का कातिल, इसने क्या क्या नहीं किया। तो ये तो पुलवामा जैसा ड्रामा रचाएगा और उसके बाद पाकिस्तान पर टैका बहाना करेगा, क्योंकि इसने अपने जो इस तरह लोगों को खून चूसने की आदत डाल दी है, कातिल बना दिया आरएसएस ने, वहां पर हिंदू इत्तेहाद पसंदी फैला दी है, उसको इसने सेटिस्फाई करना है। उसके लिए हमें तैयार रहना है। और जिस तरह हम कश्मीरियों की आवाज हर जगह पहुंचा रहे हैं, मीडिया साथ आ रहा है, कुछ ऐसे ममालिक हैं जिनमें अभी जमीर है, उनके अवाम हैं। अभी आपने देखा बरतानिया में कितना जबरदस्त एहतजाज हुआ, अभी न्यूयॉर्क में कहा जा रहा है एहतजाज होगा। तो ये काम हमें जारी रखना है और इसके असरात होंगे। ये कोई 1 दिन 2 दिन 5 दिन की बात नहीं है, ये सालों मुझे लगता है उसके लिए हमें तैयारी करनी होगी और इंशाल्लाह कश्मीर आजाद होगा। लेकिन उसके लिए पाकिस्तान को हर सतह पर मजबूत होना है। बिल्कुल, पाकिस्तान को मुसलसल काम करने की जरूरत है। आपने बिल्कुल सही कहा शुआइब साहब। जाहिर है पाकिस्तान काम भी कर रहा है, 5 दिहाइयों बाद सलामती कौंसिल में मामला उठा तो जरूर, लेकिन जाहिर सलामती कौंसिल की शेख चाहरुम के तहत दरख्वास्त दी ही
की नहीं गई तो उस तरीके से कोई अमल नहीं हुआ। अब बात ही की जा रही है कि इस केस को आलमी अदालत इंसाफ लेके जाया जाएगा। तो अगर हम कानूनी पहलुओं का जायज़ा ले भी लेते हैं कि ठीक है, ये कहता है पाकिस्तान कि हमने तमाम कानूनी पहलुओं का जायज़ा ले लिया है, हम दरख्वास्त जमा करवाएंगे, वहाँ पर केस लेके जाएंगे, तो क्या पाकिस्तान उस तरीके से केस को, अपने नैरेटिव को बयान कर पाएगा कि यहाँ पर कोई कामयाबी हासिल हो सके पाकिस्तान को? देखिए, जहाँ तक आलमी अदालत है ICJ, तो उसके मंशूर में ये लिखा है कि अगर कोई झगड़ा है जिसमें दोनों फरीक कोर्ट को रुजू करते हैं कि इस मसले का कोर्ट हल निकाले, तब कोर्ट जो है फ़ाल होती है। ज़ाहिर है इंडिया तो इसके लिए तैयार नहीं होगा, लेकिन गालबन कोई क्लॉज ये भी हैं कि ह्यूमैनिटेरियन राइट्स का कहाँ वायलेशन हो रही है, उसके इशू को भी आलमी कोर्ट के नोटिस में लाया जा सकता है और वो कोई एडवाइजरी ओपिनियन दे सकती है। तो यकीनन जो कुछ भी देखिए रास्ता खुला है जहाँ पे हिंदुस्तान के मज़ालिम को उजागर किया जा सकता है, हिंदुस्तान पर प्रेशर डाला जा सकता है, जिसमें अगर ICJ के भी चाहे एडवाइजरी ओपिनियन नहीं हो, लेकिन इशू फोरम पे रेज तो होगा और हिंदुस्तान को पे दबाव तो पड़ेगा। तो ये चीज़ें यकीनन पाकिस्तान जो कर रहा है सही है, और मेरे ख्याल में और भी अगर कोई रास्ते हमें मिलते हैं उनको इख्तियार करें। देखिए, कुछ न कुछ मामला आगे बढ़ रहा है। अब देखिए, इस वक्त वहाँ पे फ्रांस में एक G7 या G20 की मीटिंग हो रही है जिसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी जा रहे हैं। तो सदर ट्रंप ने तो ऑलरेडी कह दिया है कि मैं उनसे बात करूंगा, लेकिन अब मैंने जो कुछ इतलात पढ़ी हैं कि फ्रांस के सदर बल्कि कई मुल्कों के जो सरबराह हैं उन्होंने भी इशारा दिया है कि वो इंडिया से सिलसिले में बात करेंगे। माजी में तो बिल्कुल ऐसा नहीं था, पर मिसालों से हमने देखा कि दुनिया बिल्कुल खामोश थी। यहाँ से शुरू की जाएगी कि जो जड़ है पहले उसको ख़त्म किया जाए। क्या पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप को मजबूर कर सकता है कि अगर अफगान अमन मुआहिदा होना है तो उसके लिए पहले डोनाल्ड ट्रंप को बुनियाद से बात करनी होगी और वो मजबूर करें भारत को कि वहाँ पर कर्फ्यू हटाया जाए और फौज वापस बुलाई जाए? देखिए जी, मजबूर तो हम नहीं कर सकते, लेकिन यकीनन थोड़ा बहुत लिंक एक बनता है। इस वक्त अमेरिका की बड़ी ख्वाहिश है और ट्रंप की ख़ास तौर पे कि वो अफ़गानिस्तान से कोई ऑनरेबल एग्ज़िट निकाल लें, तालिबान के साथ कोई समझौता हो जाए जिसमें पाकिस्तान का एक रोल बनता है और वो पाकिस्तान वो प्ले कर रहा है। और यकीनन अमेरिका को इस बात का एहसास है और बड़ी अप्रिसिएशन आ रही है, बार बार पाकिस्तान की तारीफ़ आ रही है। लेकिन अगर हम इसको टोटली लिंक करें कि हम कश्मीर अफ़गानिस्तान में कुछ नहीं करेंगे जब तक ट्रंप साहब जो है कश्मीर के सिलसिले में हिंदुस्तान को ना बरबरा करें, तो फिर मेरे ख्याल में मामला अटक जाएगा। अच्छा। क्योंकि अमेरिका जो है इस कस्म की बारगेनिंग के लिए तैयार नहीं होगा, ना ही इंडिया पे इतना प्रेशर डालेगा। लेकिन देखिए, एवरीथिंग इज़ रिलेटिव। एक तो एब्सोल्यूट होती है और एक रिलेटिव होती है कि कुछ ना कुछ तो ट्रंप का प्रेशर है। पहले तो अमेरिका की तरफ से कोई सालसी की बात नहीं थी। ओबामा साहब जब सदर बने थे बड़े कह के आए थे कि जी मैं कश्मीर का मसला हल करूंगा। सदर बनते ही उनकी फुस हो गई, उन्होंने कुछ उंगली नहीं उठाई क्योंकि इंडिया ने उन पर प्रेशर डाला कि ऐसा किया तो इंडिया के साथ ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। लेकिन मैं सदर ट्रंप को ये तो कहूँगा कि इस आदमी ने बारहा इस बात को कहा है कि मैं सालसी मीडिएशन के लिए कोशिश कर रहा हूँ, बड़ा मसला ऐसा है लेकिन मैं मोदी से बात करूँगा। और भी सरबराहान कर रहे हैं। और बाकी देखिए, हिस्ट्री का लेसन ये है कि जब एक अजीम जद्दोजहद आज़ादी के लिए होती है, नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन की, खुद बड़े सग़ीर में पाकिस्तान बनने की तहरीक को आप देख लिए, बरतानिया का बड़े सग़ीर से निकलना जो था एक सियासी जद्दोजहद से हुआ था, गोली चला के तो नहीं हुआ था। ना ही दुनिया आपके साथ खड़ी हुई थी। क्या जो जर्मनी आपके साथ खड़ा हुआ था, क्या कोई और खड़ा? हमने अपने हाथों से अपनी आज़ादी हासिल की ना। और ऐसे ही जो साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक लोगों ने अपना तसल्लुत हासिल किया है, लोग कहते थे वाइट माइनॉरिटी किसी हालत में नहीं छोड़ेगी, आखिर में छोड़ा या नहीं छोड़ा? वियतनाम से अमेरिका निकला या नहीं निकला? अफगानिस्तान में रूस की फौजें आ गई थी, मैं तो खुद रूस में सफ़ीर था। लोग कहते थे कि सवाल ही नहीं पैदा होता, सोवियत यूनियन जहाँ जाती है हरगिज़ नहीं निकलेगी, किसी हालत में नहीं निकलेगी। लेकिन भागना पड़ा सोवियत यूनियन। महज मेरे ख्याल में 8 साल या 9 साल की स्ट्रगल के बाद वो निकल गई। तो इसलिए हमें इसमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। यकीनन बहुत कठिन हालात हैं कश्मीर के, बहुत हिंदुस्तान एक बड़ा जालिम और बड़ा मुल्क है, लेकिन तारीख का लेसन यह है कि तहरीक आज़ादी को कुचला नहीं जा सकता। पॉइंट टेकन। यही हमें जो तारीख है वो सबक देती है। पॉइंट टेकन। यहाँ पर नाजरीन, इन तमाम तर खबरों में एक अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए ये है, TF के मामलात में तमाम एशिया पैसिफिक ग्रुप ममालिक ने
पाकिस्तान की हिमायत कर दी है, भारत की साजिशें नाकाम हो गई हैं और तज्जियाती रिपोर्ट जो कि तीसरी कारकर्दगी रिपोर्ट थी FATF में, उसमें मुज़ाकरात हुए और तज्जियाती रिपोर्ट पर ग्रुप ममालिक मुतमईन हो गए हैं। इस पर रिपोर्ट मुरतब की गई है, आइए पहले वो देखते हैं। खबर तो अच्छी है लेकिन अभी मज़ीद मेहनत करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को उम्मीद दिलाने के लिए, मुतमईन करने के लिए ग्रे लिस्ट से अगर निकलना है तो मज़ीद भी काम करना होगा। ज़ाहिर नया एक्शन प्लान भी अभी पाकिस्तान को दिया जाएगा। उसामा, ज़ाहिर पाकिस्तान काम कर रहा है और मुसलसल इस पर काम किया जा रहा है। यही वजह है कि आज तमाम एशिया पैसिफिक ग्रुप जो हैं वो पाकिस्तान की हिमायत करते हैं, लेकिन अभी भी मज़ीद काम करने की ज़रूरत है अगर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकलना है। देखिए, एक तो ये बड़ा खुशाइंदा ये उनकी सब बॉडी है FATF की, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, तो उसमें से क्लियर होना ये बहुत बड़ी बात है। और ये 2018 तक की इन्होंने करनी थी, जहाँ तक मुझे याद है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, उसकी वैल्यूएशन। तो उसके बाद पाकिस्तान ने और मज़ीद बहुत ज़्यादा स्टेप्स लिए हैं और अब सितंबर-अक्टूबर में जो वैल्यूएशन होनी है FATF में, और उसके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो गया पाकिस्तान के लिए। लेकिन एक तो भारत ने जिस तरह पहले बहुत ज़्यादा साजिशें करने की कोशिश की, पाकिस्तान के खिलाफ नाकाम रहा, उससे हमें होशियार रहना है। और देखिए, कश्मीर की जंग से भी ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं। सिफारती सतह पर हम लड़ रहे हैं, दिफाई सतह पर हमें मजबूत रहना है भारत की किसी भी साजिश के खिलाफ, और ये माशी सतह पर ये मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा अहम है, क्योंकि सिफारती कोशिशें भी इससे जुड़ी हैं और दिफा भी इससे जुड़ा हुआ है। और उसके लिए FATF से गुजरना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना जिस तरह हम पहले ही माशी बहरान से गुजर रहे हैं वो और ज़्यादा सख्त हो जाएगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस एशिया पैसिफिक के बाद, इनकी रिपोर्ट के बाद, तो हमारे लिए और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, आसान हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद पाकिस्तान ने कई स्टेप्स लिए हैं। लेकिन इसमें एक सवाल भी है सुमैया के, पहली इस हुकूमत को तो साल हुआ है, पिछली हुकूमत में भी स्टेप्स लेना शुरू हो गए थे, दुरुस्त, मगर उससे पहले क्या होता रहा? क्यों हमारे ऊपर ये वक्त आ गया कि जनाब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हम इस तरह ग्रे लिस्ट में जा रहे हैं, ब्लैक लिस्ट का हमें खतरा है, और ब्लैक लिस्ट हो गए कभी, फिर उससे निकल पहली बार नहीं हुआ, 2015 में भी ऐसा हो चुका है। क्या हमारे उस वक्त तो कोई काम नहीं किया गया? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी, एग्जैक्टली। क्या हमारे हुक्मरान खुद ये लूज रखते थे ये फाइनेंशियल सिस्टम मुल्क का, ताकि वो मनी लॉन्ड्रिंग कर सके, टीटियां आ सके, जा सकें, और उसमें फिर दहशतगर्दी भी हो जाती थी, वहां से पैसे आ जाएं चले जाएं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो ये सोचना चाहिए, इसमें हमारे हुक्मरान जो रहे हैं वो इसमें कसूरवार हैं मुल्क को इस नहज पर पहुंचाने में। क्यों नहीं उन्होंने हमारी बेसिस स्ट्रॉन्ग की? 2000 से हम इसके मेंबर हैं, सन 2000 से, अब 19 साल हो गए। तो आपको पता नहीं था कि ये रिक्वायरमेंट्स हैं, पूरी दुनिया इससे जुड़ रही है ताकि बेहतर तरीके से मामला चलाया जा सके। जब आप पनामा में जाकर महल्लात और पैसे बना रहे थे, तब इनको ख्याल नहीं आया। कभी स्विस में हम देखते हैं, कभी हम कहीं देखते हैं कि जनाब सरे महल आ जाते हैं, कभी दुबई। तो ये पैसा लाने ले जाने के लिए आपने मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ था। तो इस बारे में भी आवाज उठानी चाहिए, और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि हम इस मरले को भी उबूर कर लेंगे FATF के। चलें, उम्मीदें तो बड़ी हैं। शाहिद साहब, आप क्या समझते हैं? ज़ाहिर इक़दाम तो बड़े उठाए गए, पाकिस्तान ने काम भी किया और अब जाकर सही तरीके से काम होना शुरू हुआ, लेकिन अभी भी ज़ाहिर है अभी हमें उनके और जो इक़दाम हैं जो उनके तहत हमें उठाने बाकी हैं। तो ग्रे लिस्ट से निकलने के इम्कानात तो रोशन हैं, लेकिन उसके अलावा आपको क्या लगता है कि और क्या मजबूर किया जा सकता है पाकिस्तान को कि मज़ीद सख्त इक़दाम पाकिस्तान ले, तब जाके ये खतरा टल सकता है ग्रे लिस्ट का? या कुछ ना कुछ तो हालात में बेहतरी आ रही है, उम्मीद करते हैं कि ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन इसमें इसमें थोड़ा बहुत मेरे ख्याल में इंटरनेशनल प्रेशर भी है। बाज़ ममालिक जो हैं पाकिस्तान को दबाव में डालना चाहते हैं। सिर्फ एक हम ही तो ऐसा मुल्क नहीं जहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत हैं, और भी तो दुनिया के इतने सारे मुल्क हैं। तो वाई सिंगल आउट पाकिस्तान अलोन? लेकिन साथ ही मैं कहूँगा कि हमने ओवर द ईयर बड़ी मुजरिमाना गफलत की गई है। यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग का सिलसिला जो था वो साल से चल रहा था। इस वक्त आपके मुल्क में बड़े बड़े मुकदमे चल रहे हैं, वही मनी लॉन्ड्रिंग का उसमें बार बार बात आ रही है, नहीं आ रही है। तो हमारे यहाँ बड़ी शदीद कमज़ोरियाँ थी। उस वजह यही थी, जैसे अभी गाजी साहब ने बोला कि आपके अपने हुक्मरान जो थे और उनकी अहम अरकान जो थे इन चीज़ों में मुलव्वस रहे थे, तो वो कैसे अमलन कदम उठाते कि जो दहशत गर्दी के लिए फाइनेंसिंग हो रही है उसको रोका जाए। इन चीज़ों में इम्तियाज़ करना बड़ा मुश्किल होता है। यू हैव टू बी अक्रॉस द लाइन। किसी हालत में कहीं भी किसी फॉर्म में मनी लॉन्ड्रिंग की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। आपके कवानीन सख्त होने चाहिए, एनफोर्समेंट सख्त होना चाहिए। ये हमारी जो अपनी गफलत थी उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं कि आज हमारे ऊपर इतना प्रेशर है। वरना मैं समझता हूँ जैसे मौजूदा हुकूमत का कदम उठा रही है, अगर पहली हुकूमतें ऐसे कदम उठाती तो ये मसला कब का हल हो चुका होता।
लेकिन अभी आपको हुकूमत के इक़दाम कैसे लगते हैं? आप आज की हुकूमत जो इक़दाम उठा रही है, जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से काम कर रही है और दीगर इक़दाम भी ले रही है, तो अब आपको लगता है कि आगे जाके हम मुस्तक़बिल में ऐसा कुछ देखेंगे नहीं? आगे मुस्तक़बिल में हमारे लिए सूरत हाल बेहतर रहेगी? जी 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 मैं तो कह चुका हूँ, मेरे ख्याल में तो ये मसला इंशाल्लाह जल्द हल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कदम उठाए गए हैं जो कि इंटरनेशनल जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके मुताबिक हैं। और इस सिलसिले में हमें टोटल ताउन करना चाहिए। जो भी फाइनेंशियल इदारे हैं जो समझते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग में कोई गुंजाइश है, उसके जो गैप्स रह गए हैं उसको ख़त्म किया जाए। जितने भी इस कम के तरीके हो सकते हैं उसमें हमें हमारा ताउन जारी रहना चाहिए। मेरे ख्याल में मौजूदा हुकूमत ने इस सिलसिले में बहुत अच्छा काम किया है और ज़्यादातर शिकायत तो अब ख़त्म हो चुकी है। अगर कुछ बाकी रह गई हैं, यकीनन कोशिश करनी चाहिए कि जो भी खिला है उसको पूरा किया जाए, ताकि हमारे ऊपर से एक किस्म की ये जो थ्रेट है हमारे ऊपर लगी हुई है, एक मुसीबत है, इसको दूर किया जाए। बिल्कुल सही। और इस ज़मन में उसामा गाजी, डोनाल्ड ट्रंप का इतराफ़ी बयान भी आया और उन्होंने कहा कि दाइश के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जो हैं वो काबिल तहसीन है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बहुत काम किया, लेकिन भारत ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं किया। ये बयान कितनी अहमियत का हामिल है आपकी नज़र में? बहुत अहम है। देखिए, भारत तो ऐसे लग रहा है कि वो खुद चाहता है कि कहीं ना कहीं ऐसा वाक़या हो कि दाइश को वहाँ पर एक जगह मिले और उससे ये जो लेजिटिमेट स्ट्रगल है इस वक्त कश्मीरियों की, मुसलमानों की, उसको वो दागदार कर सके कि देखिए यहाँ तो दहशतगर्द हैं, यहाँ तो दहशतगर्दी है, हम तो दहशतगर्दों को मार रहे हैं। अभी भी तमाम वहाँ पर कश्मीरी मुसलमानों को दहशतगर्द वर्चुअली डिक्लेयर कर दिया गया है कि 80 लाख के 80 लाख दहशतगर्द हैं, इसलिए हमने इनको जेल में बंद किया हुआ है, इनमें से कोई भी कुछ कर सकता है। तो वो तो खुद इस तरह के जवाब तराशने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह का माहौल पैदा कर रहे हैं कि वहाँ पर दाइश का कहीं ना कहीं कोई फुट होल बन जाए। और ये इस तरह इसके बारे में लिखा भी जा चुका है, ये सब किया भी गया है। और FATF के बारे में मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहता हूँ कि देखिए, इस वक्त पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत जिस चीज़ की है उसमें है बैरूनी सरमायाकारी। पाकिस्तान में बाहर से आके लोग सरमायाकारी करें, इसके लिए हुकूमत भी कोशिश कर रही है। और तो तभी हो सकेगा जब ये FATF कंप्लायंस पाकिस्तान करेगा और इस तरह की दीगर जितनी भी चीज़ें हैं, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, जितनी इंटरनेशनल इस तरह की एजेंसीज हैं जो रेटिंग देती हैं, उनमें पाकिस्तान अच्छी पोजीशन पे हो, तो तभी बाहर से आकर लोग पैसा लगाते हैं और फिर उनको नजर आता है कि यहाँ पर पैसा लगाएंगे तो हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा, यहाँ पर अमन और सलामती का माहौल हो, यहाँ पाकिस्तान में बेहतरी हो। पोटेंशियल तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। देखिए, यहाँ पर आपके पास मैन पावर यहाँ पर इतनी ज़्यादा है, इलाका इतना ज़्यादा है, लोग मेहनती हैं, ईमानदार लोग हैं, तो वो मेहनत करना चाहते हैं। लेकिन मसला दीगर मामलात पे है, उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। तो फिर पाकिस्तान माशी तौर पर मजबूत होगा और ये कश्मीर का मामला पाकिस्तान बेहतर तरीके से हल कर सकेगा। और दहशतगर्दी का भी मुकम्मल खात्मे के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान माशी तौर पर आगे बढ़े। और ट्रंप ने जहाँ तक ये बात कही है, उन्होंने कहा है कि इंडिया ने तो कुछ भी नहीं किया। तो जब ऐसे ही नहीं कह रहा वो, आप देखिए कि उनको रिपोर्ट्स मिल रही हैं, रिपोर्ट्स वहां तक पहुंच रही हैं और ये बहुत अहम है। इसीलिए मैं पहले कह रहा हूं, जिसने शायद सब कह रहे हैं कि मायूसी की बात नहीं है, अभी आप आगे देखिए इससे कितना ज्यादा वो जो शाइनिंग इंडिया था ना, वो डार्क इंडिया नजर आएगा अब आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया को। बिल्कुल सही। पूरी दुनिया के सामने तो भारत का मकरू चेहरा नकाब बेनकाब हो ही चुका है। शाहिद अमीन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद मजीद डिस्कस करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में कुछ बात कर लेते हैं। हैदराबाद जो कि मंशियात फरोशों का अड्डा बन चुका है और शहर में आइस, हेरोइन, चर्स, फ्यून खुलेआम दस्तयाब है, कोई रोकने वाला नहीं है। जबकि नौजवान नस्ल मंशियात फरोशों के लिए यहाँ पर आसान हदफ बन चुकी है। हैदराबाद शहर जो कि एक बड़ा शहर है, वहाँ पर जो पुलिस है वो मंशियात माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय मामूली मंशियात के केस बनाने में मसरूफ़ है। इसी वजह से बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे इरफान आराई हमारे साथ हैं। इरफान, क्या मामला क्या है? पुलिस कुछ कर क्यों नहीं पा रही है मंशियात फरोशों के खिलाफ? जी, हैदराबाद शहर इस वक्त मंशियात फरोशों के लिए जन्नत बन चुका है। और शहर की ये सूरत हाल है कि मसरूफ़ तरीन जो इलाके हैं, स्टेशन रोड है, नया पुल है, बस स्टैंड है, या इसके अलावा टंडो वली मोहम्मद के इलाके हैं, जो मशहूर और मसरूफ़ इलाके हैं, वहाँ पर हमें हेरोइन के आदी अफराद खुलेआम हेरोइन पीते मिलते हैं। जो मैंने इन लोगों से बात की और इन लोगों से जानने की कोशिश की कि किस तरीके से ये हेरोइन खरीदते हैं,
तो बाआसानी इन्हें 100 रुपए में एक पुड़ी हेरोइन की मुयस्सर है, जो वो ये खरीदते हैं, कचरा चुनते हैं, मुख्तलिफ जगहों से चोरियां करते हैं और उसके बाद ये पीते हैं। पुलिस की जानिब से जो कार्रवाइयां हैं, आज तक हमें ये कार्रवाइयां सिर्फ 1 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम में गिरफ्तारियां नजर आती हैं। उसके बाद वो लोग आजाद होकर आ जाते हैं और ये नशा जो है इसी तरीके से शहर में खुलेआम बिक रहा है। कोई कार्रवाई नहीं की जा रही पुलिस की जानिब से। इसके अलावा सबसे जो अहम बात है, अंसदाद मंशियात के जो इदारे हैं, जिसमें खास तौर पर एक्साइज डिपार्टमेंट भी काम करता है, दीगर इदारे भी काम करते हैं, वो भी मुकम्मल लापता हैं। हैदराबाद जो सिंध का दूसरा बड़ा शहर है, उसमें वो ये इदारे भी लापता हैं कि ये मंशियात के खिलाफ कोई कार्रवाई तो करें। इरफान, क्या वजह है? जिस तरह से हमारे नाजरीन भी देख रहे हैं, ये जो फुटेज है, जितनी आसानी से मंशियात दस्तयाब है और जो मंशियात खरीदने वाले अफराद हैं उनके लिए भी आसानी है और मंशियात बेचने वालों के लिए भी, तो क्या वजह क्या है? पुलिस हो गए, इदारे हो गए, बेबस क्यों है? आखिर इसके पीछे वजह क्या है? हेलो जी इरफान, आपको आवाज पहुंच रही है मेरी? जी, ये बताइएगा, जितनी आसानी से मंशियात मिल रही है और जितनी आसानी से बेची जा रही है, आपने कहा इदारे भी बेबस हैं, इस बेबसी के पीछे वजह क्या है? जी, इदारे बेबस नहीं हैं, इदारे कार्रवाई करना नहीं चाहते। जो कार्रवाई है, अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, चंद साल पहले जब हैदराबाद में डीआईजी सनाउल्लाह अब्बासी, एसएसपी इरफान बलोच रहे हैं, उसके अलावा दीगर एसएसपी पीर साहब एसएसपी रहे हैं, उनकी जानिब से जो कार्रवाइयां रही हैं इस दौर में, गुज़िश्ता अगर हम 2 साल पहले चले जाएं तो मंशियात मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हो चुकी थी और शहर में मंशियात की फरोख्त का कोई निशान नहीं था, पीने वाले भी परेशान थे। मगर अब सूरत हाल ये है कि मंशियात तो खुलेआम बिक रही है, मगर पुलिस हमें जो कार्रवाई करती नजर आती है वो सिर्फ मेमपुरी और गुटके के खिलाफ कार्रवाई करती नजर आती है। हेरोइन है, चरस है, अफीम है या आइस हेरोइन है, उसके खिलाफ कोई हमें प्रॉपर कार्रवाई किसी भी इदारे की जानिब से नजर नहीं आती। उसकी वजह ये नहीं है कि इन इदारों के पास वसाइल नहीं है या इदारे कार्रवाई नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं मगर करना नहीं चाहते। इरफान, आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप ये बात जाहिर बता रहे हैं और इदारों तक भी ये बात पहुंच रही है। क्या पुलिस से आपकी कोई बात हुई या किसी इदारे के अफसरान से आपकी बात हुई? आपने उनको बताया, फुटेजेस आपने उन तक पहुंचाई, क्या कहना क्या था उनका? जी, पुलिस तर्जुमान से मैंने बात करने की कोशिश की, इसके अलावा एसएसपी से बात करने की कोशिश की, ताहम मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी मीटिंग्स के हवाले से उनसे राब्ता प्रॉपर नहीं हो सका। जो बात उनसे मेरी फ़ोन पर हुई तो उस पर उनका ये कहना है कि कार्रवाइयाँ हो रही हैं, पुलिस मंशियात के खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई कर रही है, चालान भी कर रही है, केसेस भी बना रही है, मगर अगर हम बाकायदा जायज़ा लें तो वो सिर्फ 100 ग्राम, 50 ग्राम, 200 ग्राम हेरोइन या चरस, इनमें गिरफ्तारियां हैं और इनमें फिर बासानी उनकी जमानतें हैं। अदालतें उन्हें जमानत दे देती हैं, केस कमजोर होता है। आइस हेरोइन में 2 खवातीन को गिरफ्तार किया गया था, एक बड़ा केस बनाया गया था, मगर आखिरकार उन खवातीन की भी जमानत हो गई। तो पुलिस का जो प्रोसिक्यूशन का अफसोस का मकाम है। अरफान अराइन, बहुत शुक्रिया, आप रिपोर्ट तो कर रहे हैं आप, लेकिन आपका ये कहना है कि कुछ हो नहीं पा रहा। उसामा, अफसोस है, आज की सूरत हाल नहीं है, लाड़काना में भी यही सूरत हाल है। बड़े बड़े शहरों में यहाँ पर मंशियात फरोश की जा रही है और ये तो 100 रुपए की बात है कि 100 रुपए में मंशियात मिल रही है। बड़े बड़े लोग मुलव्वस हैं जो आइस का नशा कर रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि दावे किए जाते हैं, हुकूमत की तरफ से वादे किए जाते हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। सुमिया, देखिए, अगर आप ये बिलावल साहब अभी भी तकरीर कर रहे हैं और वो सकर्दू पहुंचे हुए हैं, उनको सारी खराबियां इमरान खान साहब और वफाकी हुकूमत में नज़र आती हैं, उनसे जब आप कहेंगे कि जी ये हैदराबाद में, लाड़काना, दीगर शहरों में इतना ज़्यादा नशा हो रहा है, आप कुछ करते क्यों नहीं, तो वो बड़ा खूबसूरत जवाब देंगे आपको इत्मीनान हो जाएगा। वो कहेंगे कि देखिए, जहां नशई होते हैं वहां नशा आता है, जहां ज्यादा नशई होते हैं वहां ज्यादा नशा आता है। तो उनके लिए तो बड़ा आसान है कि यहाँ पर जनाब डिमांड और सप्लाई का खेल है, यहाँ इतना ज्यादा नशई है, उनको नशा मिल रहा है, जब ज्यादा नशई किसी शहर में आ जाएंगे तो फिर नशा भी वहां पर ज्यादा आ जाएगा। तो ये इसमें कोई परेशानी की, घबराने की बात ही नहीं है, क्योंकि पिछले 11 साल में सिंध का मुवाजना आप दुनिया के किसी भी बेहतरीन शहर से नहीं, आप कोई कौकाफ से कर सकते हैं, कोई ख्याली दुनिया से कर सकते हैं, जहां पर इतनी तरक्की हुई है, जहां पर दिल के अमराज के लिए ऐसा इलाज है कि किसी शख्स को दिल का मर्ज होने से पहले उसका इलाज तक पहुंच जाएंगे आप। जहां पर थर में बच्चे जो है वो भूख से मर नहीं रहे, वहां क्या होता है जनाब, ये भूख से नहीं मर रहे, ये तो बीमारियों से मर रहे हैं, ये वजह कोई और ढूंढ ली जाती है। तो उनको ऐसी स्पिन देना आता है। अब ये कचरे का मसला कराची का देख लें, वो भी एक आपको स्पिन देना नजर आ जाएगा। बारिश में जिस तरह मैंने आपको
आपको बयान उनका सुना दिया। आप लड़काना में देख लें, वहां पर एड्स का अगर मसला नजर आ जाएगा, वो कहेंगे ये तो सारी दुनिया में है, ऐसी तो कोई बात नहीं, 11 साल में यहाँ बड़ी तरक्की हुई है, हमने सड़कें बना दी, हमने कमाल कर दिया है। उनको तो रोना यह है कि जनाब वो मेरी फुफ्फो को क्यों पकड़ लिया है, उनको गिरफ्तार कर लिया है, वालिद साहब को क्यों पकड़ लिया है, अगर इनको आप रिहा कर देंगे तो ये तो तरक्की ही तरक्की हो जाएगी मुल्क में। तो ये जो सिंध में तरक्की हो रही है वो सबको नजर आ रही है, वहां पर नशा बहुत तरक्की कर रहा है। इसमें देखिए पैसे दिए जाते हैं, कभी भी सप्लाई वाले को नहीं पकड़ा जाएगा जो किलो और मनों के हिसाब से कर रहा होगा, क्योंकि उसके बाद कहा जाएगा सियासतदान राणा सनाउल्लाह, ये कैसे हो सकता है, इतना घटिया इल्जाम उन पर, वो कत्ल कर सकते हैं, वो भत्ता ले सकते हैं, वो कब्जा कर सकते हैं, वो कोई भी काम कर, टीटियां हो सकती हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, नहीं नशा नहीं, नो नो नो, ये तो सवाल नहीं पैदा हो सकता कि वो यहाँ पर हैदराबाद में अगर नशा हो रहा है, ये तो इसमें हमारा क्या कसूर है, ये तो पुलिस या ये मीडिया वाले चले गए हैं, इन्होंने पता नहीं ये अदाकार बिठा दिए यहाँ पर, और ये तो एक जगह का दिखाया है हमने उसामा, आ रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहाँ पर जमहूरियत खतरे में पड़ती है जब अपना कोई गिरफ्तार हो जाता है, जमहूरियत उस वक्त खतरे में नहीं पड़ती जब कोई नशे से मरता है, भूख से मरता है, इफलास से मरता है या पानी ना होने की वजह से मरता है। आपने बिल्कुल सही बात की। ये तो नाज़रीन एक जगह का हमने आपको दिखाया है, ऐसे कई शहर हैं, छोटे शहर हैं, बड़े शहर हैं, जहाँ पर स्कूलों कॉलेजों में भी नशा मिल रहा है, बासानी दस्तयाब है, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं। अफसोस का मकाम है। खैर हमारा काम है कि हम निशानदही करें, अब हुकूमत और जो इदारे हैं वो अपनी आंखें खोलें और इस पर कुछ करें। एक और वो भी आपको देते चलें कि लीगी रहनुमा कैप्टन टाइट सफदर के लिए एक और मुश्किल खड़ी हो गई। कल जब मरियम नवाज की पेशी हुई तो वहाँ पर लड़ पड़े, झगड़ पड़े पुलिस अफसरान से और लाठी छीनने और लड़ाई झगड़े पर अब मुकदमा भी कैप्टन सफदर पर दर्ज कर लिया गया। ये उस वक्त के मनाजिर हैं जब ये लड़ाई झगड़े की सूरत हाल पेश आई और कैप्टन टाइट सफदर ने लाठी छीनकर उसी लाठी से पुलिस अफसरान पर हमला करने की कोशिश भी की। मुकदमे में जहाज़े बावान और 10 से 15 अफराद भी शामिल कर लिए गए हैं। मजीद जान लेते हैं क्या मामला क्या था और मुकदमे में कौन कौन दफात शामिल की गई हैं। ताबिश भट्ट हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। ताबिश, क्या मामला था, क्या वजह हुई जिसकी वजह से यह हाथापाई की नौबत आ गई? जी ताबिश। जी ताबिश, आपको आवाज़ पहुंच रही है मेरी? गालिबन ताबिश से राबिता हमारा नहीं हो पा रहा। आपको दोबारा से दिखाते हैं कि उस वक्त की बात थी जब कल मरियम नवाज पेश हुई एहतसाब अदालत में और उस दौरान ये सूरत हाल पेश आई कि उन्होंने लाठी जो है वो छीन ली पुलिस से और उसके बाद उन्होंने हमला भी करने की कोशिश की। ताबिश, आपको मेरी आवाज़ पहुंची? जी ताबिश, चले हम कोशिश करते हैं कि ताबिश से हमारा राबता बहाल हो। सामा, ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल हो जाती है। कल हमने देखा कि वहाँ पर खचा खच एहतसाब अदालत का जो कमरा था वो भरा हुआ था, ऐसे लोग भी अंदर घुस आए जो काला कोट पहन के आराम से आ गए और उन्होंने कहा कि काला कोट पहनने से आसानी हो जाती है। उसके बाद जज साहब भी बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए, उन्होंने कहा ये सेल्फियाँ लेने की जगह है, आप लोग सेल्फियाँ ले रहे हैं। और अब फिर ये मामला कि कैप्टन सफदर गुस्से में आ गए। असल में देखिए स्मिया, मसला ये है कि जब इंसान इक़्तिदार में बहुत अरसा गुजार लेता है, दहाइयाँ, और फिर उनको लगता है कि ये तो हम इनको तनख्वाह देते हैं तो हमारे मुलाजिम हैं, तो रियासत को वो अपनी गुलाम और लौंडी समझ लेते हैं। अब आपको पता है कि इनके वकील पेश होते हैं, वो थप्पड़ मारते हैं पुलिस ऑफिसर को। अभी आपने पिछले दिनों देख लिया कि नून लीग के जो कारकुन हैं किस तरह उन्होंने पुलिस वालों के साथ हाथापाई की। अज़्म बुखारी साहिबा हैं, उन्होंने जो ख़वातीन पुलिस एहलकार थी उनके साथ बदतमीज़ी की। तो ये मसला ये है कि ये तो कहते थे कि हमने पुलिस हमारी मुलाजिम है, 3-4 हज़ार पुलिस वाले तो हर वक्त हमारे घरों में गाड़ियों के आगे पीछे भागते और दौड़ते थे। तो इनकी कैसे जुर्रत हो सकती है कि आज यानी जो हमारे गार्ड थे, हमारे मुलाजिम थे, वो आज हमसे हमें जाने से किसी जगह रोक सकते हैं। तो वो जब समझते हैं सब मुल्क हमारी जागीर है, ये अदालतें हमारी हैं, हर चीज़ हमारी मुलाजिम है, किसी की जरूरत नहीं हो सकती हमारे खिलाफ, हमारी मर्जी के खिलाफ कोई फैसला दे दे, हम उसकी वीडियो ला सकते हैं, उसको ब्लैकमेल कर सकते हैं, उसको धमकियां दे सकते हैं। तो एक पुलिस वाले की क्या औकात है? जब हम जब दामादे आला थे, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ताबिश को मैं क्विकली ले लूं सामा, 9 अरब 10 अरब रुपया उनको मिल जाता था। मैं आती हूँ जरा ताबिश से राब्ता करने की हम कोशिश करते, राब्ता बहाल हुआ है। ताबिश, आपको अगर आवाज़ पहुँच रही तो मुझे बताइएगा ये मामला क्या हुआ था, ये क्यों इस तरीके से हाथापाई की नौबत आ गई? हाँ जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज नैब कोर्ट में मरियम नवाज, हमजा शहबाज की पेशी थी
उस मौके पर लीगी रहनुमा जो कैप्टन सफदर थे, उन्होंने पुलिस वालों के साथ हाथापाई की थी। पुलिस वाले अपनी ड्यूटी पर मामूर थे, 10 से 15 एहलकार वहां पर खड़े थे जो गाड़ी को क्लियर कर रहे थे, लेकिन कैप्टन सफदर और जहांजेब अवान समेत 10 से 15 नामालूम अफराद ने गाड़ी को घेरे में लिया। इसी असना में जो पुलिस एहलकार थे वो गाड़ी का रास्ता क्लियर करने के लिए लोगों को साइड पे कर रहे थे, लेकिन कैप्टन सफदर और जहांजेब अवान ने पुलिस पर दावा बोल दिया और पुलिस की जो स्टिक थी वो ही छीन के पुलिस वालों पर जो मारने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने इसे नाकाम बना दिया और पुलिस एहलकारों ने कैप्टन सफदर से वो जो छड़ी थी वो छीन ली थी। इस थाना इस्लामपुरा में कैप्टन सफदर, जहांजेब अवान और 10 से 15 नामालूम अफराद के खिलाफ जो है पर्चा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा पुलिस एहलकारों से लाठी छीनने और लड़ाई झगड़े पर किया गया है। मुकदमे में जहांजेब अवान, उसके अलावा कैप्टन सफदर और 10 से 15 नामालूम अफराद को मुल्जमान लिखा गया है। ये हालिया ही मरियम नवाज शरीफ कैप्टन सफदर जो है उनके हस्बैंड है, उन्होंने वहाँ पर पुलिस के साथ गुल्लूगिरी की और जो पुलिस वालों के साथ जो है उन पर तशद्दुद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और ज़ाहिर है इसमें 15 अफराद भी जो है नामालूम है, उनको भी इसमें शामिल तफ्तीश की जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका ताबिश। अच्छा उसामा, एक और खबर है, ज़ाहिर LNG केस है और शाहिद खान अब्बासी जेल में है, अब उनके लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। बुलेट प्रूफ गाड़ियों का मामला है, अब उसमें भी उनको तफ्तीश उनसे की जाएगी। ये जो एक नैरेटिव बयान करती है नून लीग कि सिर्फ उन पर ही एहतसाब का अमल खड़ा है, बाकी और कहीं नज़र नहीं आता। खुद PTI के लोगों के लिए एहतसाब का अमल उस तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रहा, तो आपका क्या मौक़िफ़ है इस पर? आपको क्या लगता है, नून लीग का ये बयानिया दुरुस्त है? देखिए, उनको ये सही इसलिए लगता है कि जब 10 अरब रुपए 10 साल में ख़ानदान पर खर्च हो जाएंगे किसी रियासत के, वो कभी किसी की दावत हो, अपना खाना हो, उनके घर की प्लेट्स हों, वो भी सरकारी होती हैं। बिल उन्होंने सरकार से देने हैं। 350 सवा 300 मुलाजिम अपने ज़ाती, उनकी तनख्वाहें सरकार से आनी है। पुलिस वाले उन्होंने रखने हैं गार्ड के तौर पर, वो भी सरकार से, यानी इस गरीब आदमी से, गरीब तरीन आदमी जो टैक्स देगा उससे उनको तनख्वाहें जा रही हैं। घर की जो बाढ़ है, माशाल्लाह घर भी पाकिस्तान का दुनिया के बड़े 3 घरों में से होगा, जाती उमरा का जो महल है उसकी 4 दीवारी उन्हीं पैसों से होनी है, उसके ऊपर बाढ़ लगनी है उन्हीं पैसों से लगनी है, मेटल डिटेक्टर उन पैसों से, इनके जानवरों का खाना सरकारी पैसों से, उनकी रखवाली सरकारी पैसों से, वहां पर कैमरे, वहां पर जितनी सिक्योरिटी, वहां पर सड़क बनाई है तो वो सरकारी पैसों से बनाई है। तो यहां तो इतना जुल्म ये करते हैं और ये समझते हैं कि ये हमारी जाती जागीर है। फिर इनसे पूछेंगे कि ये क्यों आपने किया, तो वो, मैं आपको सही बात बता रहा हूं कि मियां शरीफ मरहूम हमें ये कह गए थे कि ये तुम्हारे लिए तुम कर सकते हो, ये पाकिस्तान जब कहते हैं ना ये वतन तुम्हारा है, तो वो कहते हैं इसके खजाने हमारे हैं, इसके खजाने हमने अपने पर खर्च करने हैं। तो गाड़ियां बुलेट प्रूफ और किस दिन काम आनी थी अगर शरीफ खानदान के लिए नहीं है तो? ये इसीलिए इस्तेमाल की थी। अभी देखिए एक मर्सिडीज मिली, मरियम कहती मुझे तो पता ही नहीं, उनको क्या पता उनके घर क्या क्या जो है वो सरकार से आया हुआ है। तफ्तीश तो बनती है ना, फिर ये इस तरीके का जो रोना है वो ना डाला जाए। उसामा गाजी बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है यहाँ पर और नाजरीन और हमारी यही होती है कि तमाम तर मामलात आपके सामने ला जाए ताकि आप लोग खुद फैसला करें कि किन लोगों को आप वोट दे के इतने अरसे तक मुल्क पर हुक्मरानी के लिए बिठाते रहे और वो आपके कौमी खजाने को लूट टूट के खाते रहे। इसी नोट के साथ इंशाल्लाह आपसे होगी कल मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।